नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। नरेंद्र मोदी के विरोधी अब चुनाव लड़ने के लिए एक झूठ बोल रहे हैं, एक एक सीट के लिए झूठ बोल रहे हैं। मोदी का विरोधी जितना बड़ा है वो उतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मोदी विरोधी खेमा कह रहा है चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, मगर इस बार के चुनाव में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। नरेंद्र मोदी के विरोधी इस चुनाव को धर्म के नाम पर लड़ने का एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। जब से सीए लागू हुआ है, 2024 के चुनाव को लड़ने के सारे नियम बदल दिए गए हैं, नए नियम लागू हो गए हैं। मोदी विरोधियों का नया नियम क्या है और नरेंद्र मोदी ने कौन सा नया नियम बनाया है, दोनों के बीच का फर्क आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। मोदी किस ट्रेलर की बात कर रहे हैं? मुझे तो और आगे जाना है। मोदी को कितना आगे जाना है? मोदी को उन 101 लोकसभा सीटों पर आगे जाना है जहां मुस्लिम आबादी 20% या उससे ज्यादा है। मोदी को उन 150 लोकसभा सीटों पर आगे जाना है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 10% या उससे ज्यादा है। इनमें से 30% मुस्लिम वोटर्स बंगाल में हैं, 25% मुस्लिम वोटर्स केरल में हैं, 6% मुस्लिम वोटर्स तमिलनाडु में, 13% मुस्लिम वोटर्स तेलंगाना और कर्नाटक में हैं। इन सभी राज्यों की टोटल लोकसभा सीटें मिला दीजिए तो हो जाती हैं कुल 146 सीटें। मोदी को इन राज्यों में आगे ले जाने वाला टूल है सीए। मगर क्या सीए बीजेपी का वोट बढ़ा सकता है? क्या यह मोदी की सीटों में इजाफा कर सकता है? #CA रूल्स, #CA implemented, #Indian Muslims। ऑल इंडिया लेवल का ट्रेंड बता रहा है कि मोदी ने फुल स्पीड से आगे बढ़ने वाला मास्टर स्ट्रोक चला है। मोदी के ट्रेलर का साइड इफेक्ट देखिए। केरल की सरकार कह रही है वो सीए लागू नहीं करेगी। तमिलनाडु के सीएम ने ऐलान कर दिया कि वो भी सीए लागू नहीं होने देंगे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी यही हिंट दे रही हैं। क्या इस हिंट के पीछे मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने का डर है या फिर कोई और ही चक्कर है? डिटेल आगे देंगे। इन 3 स्टेट्स की 3 रीजनल पार्टियों को छोड़ दें तो पहली बार लग रहा है कि सीए आ चुका है, मगर कांग्रेस को उसमें मुसलमान नहीं दिख रहा। कांग्रेस को उसमें बेरोजगार दिख रहा है। कांग्रेस को अंदाजा लग गया है कि अब की बार सीए का विरोध किया तो हिंदू वोटर मोदी के साथ चला जाएगा, कांग्रेस का हाथ छोड़ देगा। इसलिए कांग्रेस सीए को नहीं, मोदी को टारगेट कर रही है। जयराम रमेश के ट्वीट में भाईजान वाला टेक्स्ट नहीं, एंटी मोदी स्क्रिप्ट रिपीट हो रही है। सुप्रिया श्रीनेत सीए के पीछे छिपकर मोदी की मजबूरी और ध्यान भटकाने वाली कोशिश वाली पटकथा लिखने में ही बिजी हैं। राहुल भी सीए और मुस्लिम वाली स्क्रिप्ट लिखने से घबरा रहे हैं, कोई और ही फसाना सुना रहे हैं। कल तक जिस कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं की टाइमलाइन पर शाहीन बाग वाले टेक्स्ट चिपके रहते थे, वो आज सीए के खिलाफ फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाने से बच रहे हैं। मोदी को टारगेट करने के लिए दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं। कांग्रेस का वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है मोदी को संविधान का हत्यारा बताओ। संविधान विरोधी बीजेपी वाला शोर मचाओ। तरह तरह के पोस्टर बनाओ, हर पोस्टर में मोदी की फोटो चिपकाओ, लेफ्ट राइट में मोदी के खिलाफ नफरती शब्द लगाओ। पहले इसे फैलाओ, फिर दूसरा पोस्टर बनाओ, उसमें मोदी के साथ राहुल की तस्वीर लगाओ। मोदी को हटाओ, राहुल को लाओ का फॉर्मूला बनाओ। सोमवार रात से लेकर मंगलवार शाम तक कांग्रेस की टाइमलाइन से क्लियर है, वो सीए में मुस्लिम एंगल फिट करके कुछ भी बोलने से बच रही है। दूसरे दरवाजे से मोदी पर अटैक कर रही है। सवाल है क्यों? इसका जवाब सिंपल है। कांग्रेस जैसे ही सीए में मुसलमान वाला एंगल फिट करेगी, 24 के चुनाव में जबरदस्त तरीके से पोलराइजेशन हो जाएगा। मोदी का हिंदू वोटर एकजुट हो जाएगा और जो हिंदू वोटर कांग्रेस के साथ है वो भी छिटक के इधर ही चला आएगा, मोदी की ही सीटें बढ़ाएगा।
हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीएए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी कोई भी बड़ा फैसला यूं ही नहीं लेते। पहले क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है, सब देखकर, सब सोच समझकर ही कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। 2019 में सीएए का बिल संसद से पास हुआ। उस वक्त कई हफ्तों तक जगह जगह प्रोटेस्ट भी हुए, मगर फिर क्या हुआ? 2021 के असम विधानसभा चुनाव में 126 में से 60 सीटें बीजेपी को मिली। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में चौथे नंबर की बीजेपी 77 सीटों के साथ नंबर 2 की पोजीशन पर आ गई। 2016 के केरल विधानसभा चुनाव में 10.6% वोट पाने वाली बीजेपी 2021 के केरल चुनाव में 11.4% पर पहुंच गई। यह ट्रेंड बताता है कि सीएए का विरोध करना विरोधियों को, खासकर कांग्रेस को, असम में भारी पड़ गया, बंगाल में भारी पड़ गया, क्योंकि पोलराइजेशन हुआ, हिंदू वोटर एकजुट हुआ और सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। कांग्रेस इसीलिए सीएए लागू होने के बाद इसमें खुलकर मुसलमान वाला टेप ऑन नहीं कर रही। बेरोजगारी, महंगाई और संविधान वाले शब्दों की आड़ में मोदी को टारगेट कर रही है, पीछे के रास्ते से हमला कर रही है, एक दूसरी ही स्क्रिप्ट लिखकर बैठी है। Thank you everyone. रात में सोचता हूँ कल बोलूं। Thank you everyone. रात में सोचता हूँ कल बोलूं। सोचिए, कांग्रेस अध्यक्ष खुलकर कैमरे पर यह तक नहीं कह पा रहे कि सीएए लागू किए जाने के बाद उनकी पार्टी का स्टैंड इस पर क्या है। इससे साफ पता चल रहा है कि मोदी का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। मोदी के सीएए वाले ट्रेलर और कांग्रेस पार्टी में भारी फियर के पीछे की एक बड़ी वजह 24 के चुनावों में ध्रुवीकरण का होना है। इसे एक सर्वे से समझिए। जब सीएए को औपचारिक तौर पर कानून का दर्जा मिला था, तब देश ने इस पर क्या कहा था? नॉर्थ इंडिया के 68%, वेस्ट इंडिया के 64%, साउथ इंडिया के 58%, ईस्ट इंडिया के 57% और नॉर्थ ईस्ट के 50% से ज्यादा लोग सीएए लागू किए जाने का समर्थन करते हैं। और इन सभी रीजन्स में सीएए को सपोर्ट करने वाला एक बहुत बड़ा तबका हिंदू वोटर्स का था। हिंदू वोटर्स यानी बीजेपी का सबसे मजबूत वोट बैंक। 19 के चुनाव में नॉर्थ इंडिया के 68% हिंदुओं, सेंट्रल भारत के 65% हिंदुओं, वेस्ट इंडिया के 56% हिंदुओं, ईस्ट इंडिया के 46%, नॉर्थ ईस्ट के 73% और साउथ के 19% हिंदुओं ने मोदी की पार्टी को वोट दिया था। जबकि इसके उलट कांग्रेस को क्या मिला? 2019 के चुनाव में जिन 8 राज्यों में कांग्रेस को सम्मानजनक वोट शेयर मिला, उन सभी राज्यों में एक चीज कॉमन थी, और वो ये कि वहां नॉन हिंदू वोट्स का डोमिनेंस था। 19 में मेघालय और नागालैंड में कांग्रेस का वोट शेयर 40% से ज्यादा था। इन दोनों राज्यों में 90% ईसाई आबादी है। लक्षद्वीप में कांग्रेस को 47% वोट मिले, वहां 95% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। यानी 19 के चुनाव में कांग्रेस उन्हीं सीटों पर अच्छा परफॉर्म कर पाई जहां नॉन हिंदू वोटर्स डोमिनेट करते हैं।
मगर 24 में कांग्रेस हिंदुओं को नाराज करने की गलती नहीं दोहरा सकती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो अब की बार 40 से नीचे जाने का खतरा है। वैसे राहुल इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। यात्रा के बीच में छुट्टी पर निकल रहे हैं और छुट्टी से लौटते ही, यात्रा शुरू करते ही मोदी को घेरने के चक्कर में एक साथ कई सारे सेल्फ गोल किए जा रहे हैं। मोदी के ही नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं। और एक और राहुल बाबा है, हर 3 महीने में 45 दिन की छुट्टी मनाना है। मोदी जी ने कहा भाई छुट्टी सभी लोग भारत में मनाए, मगर ये कहां मनाते हैं? इटली मनाते हैं, रोम बनाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, उनको जरा गर्मी लगती है। भाइयों और बहनों, ये जमात कभी भारत का भला नहीं कर सकती। अगर आप कांग्रेस की टाइमलाइन ध्यान से देखेंगे तो राहुल या राहुल की पार्टी सीए के मुद्दे पर खुलकर मुसलमान वाला एंगल नहीं ले रही, वो बचकर खेल रही है। संविधान वाले पर्चे की मदद से मोदी पर टारगेट कर रही है। पीछे के रास्ते से मुस्लिम वोट जोड़ रही है, हिंदू वोट के पीछे पड़ी है। बिल्कुल होंगे, अब तो पूरा देश विरोध करेगा। पूरे देश को अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए बाहर आना है, आ रहे हैं लोग। आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, आप नर्वस हैं। आपको मालूम है क्या होने वाला है 2024 के लोकसभा में। जो सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है और राजनीतिक तानाशाही जो दिखाई दे रही है, दिखाई नहीं दे रही, वो हकीकत है, राजनीतिक तानाशाही। तो इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ रही है। 4 साल और 3 महीने लगे हैं ये रूल बनाने में। 4 साल, दिसंबर 2019 में ये कानून बना, ये बिल पास हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में। 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर कानून बनने चाहिए, रूल बनने चाहिए। 9 एक्सटेंशन मांगा सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार ने और 4 साल 3 महीने लगाए हैं। ये रूल्स कल रात को घोषित किए गए हैं। ये तो बिल्कुल पोलराइज करने के लिए है ना, सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए है, पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। वैसे जो लाइन नेशनल लेवल पर कांग्रेस की है, सेम टू सेम वही लाइन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भी है। केजरीवाल ने बड़ी चालाकी से जो लंबा चौड़ा लेख लिखा है, उसमें खुलकर मुस्लिम वाला एंगल नहीं लिया है। आम आदमी पार्टी भी इसमें अपना हिंदू वोट बैंक देख रही है। सीए वाले पर्चे में मुस्लिम लिखने से बच रही है। हां, टारगेट मोदी को ही कर रही है। रही बात ममता बनर्जी की, तो दीदी खुलकर मुस्लिम वोटों वाली बैटिंग कर रही है। सिर्फ भड़का ही नहीं रही, भ्रम फैलाने का काम भी कर रही हैं। हम क्या को पसंद नहीं करते, इसी के लिए उसमें जो 5 कम्युनिटी को रख दिया, मुस्लिम को निकाल दिया, जैसे हिंदुस्तान में वो लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप जब अपील करेंगे तो आपका पुराना गया सब। सोचा है कुछ? पहले आप जो वैलिड सिटीजन है, आपको डिक्लेयर करेंगे कि आप इन्फिल्ट्रेटर है, आप इमिग्रेंट है, आप फॉरेनर्स है, तो आपको प्रॉपर्टी का क्या होगा? गया। जो प्रॉपर्टी आपको किया इतना दिन करके, आपको स्टूडेंट घर में पढ़ता है, आपको माँ बहन काम करते हैं, आप लोगों ने खुद काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका एसेट बनाया है, पहले ये चला जाएगा, इसके बाद आपको डिटेंशन कैंप में ले जाएगा। जैसे असम में अब देखा, 2019 में जब शुरुआत किया था, 19 लाख लोगों को निकाल दिया था। इसमें 13 लाख हिंदू था। मैं बोला नहीं चलेगा, हमारे इधर में हम नहीं करने देगा, हम ऑल्टरनेटिव कार्ड बना देंगे, लेकिन हम जनता को हक छीनने नहीं देंगे। क्योंकि इस वक्त बंगाल की सियासी पिच पर हिंदुओं के बीच दीदी बैकफुट पर हैं। उन्हें 24 में बंगाल की 42 सीटों पर जीत हासिल करनी है, तो मुसलमानों का वोट टीएमसी के लिए जरूरी है। ऐसा क्यों है, इसे आंकड़ों से समझिए। पश्चिम बंगाल के 8 जिलों में मतुआ समुदाय की बड़ी आबादी है। इनमें उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नादिया, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी,
कूच बिहार, पूर्वी और पश्चिमी बर्धमान हैं। ममता बनर्जी को डर है कि सीए आने के बाद पश्चिम बंगाल का मतुआ समुदाय बीजेपी को ही वोट देगा। इससे 5 से 6 सीटों पर टीएमसी का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कई सीटों पर इनकी आबादी 80% से ज्यादा है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में यह भी पता चल रहा है कि अब की बार मतुआ समुदाय के 61% लोग बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा एक फैक्ट 2019 के एक पोस्ट पोल एनालिसिस से भी पता चला। 2014 में पश्चिम बंगाल के 21% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया था, जो 2019 के चुनाव में 36% बढ़कर 57% पर पहुंच गए। जबकि टीएमसी को 2014 में बंगाल से 40% हिंदुओं के वोट मिले थे। 2019 में दीदी की पार्टी को 8% का घाटा हो गया और सिर्फ 32% हिंदुओं ने दीदी की पार्टी को वोट दिया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि 2014 में टीएमसी को 40% मुसलमानों ने वोट दिया था, मगर 2019 में यह आंकड़ा 70% हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि ममता बनर्जी बंगाल में सीए का विरोध क्यों कर रही हैं। दरअसल वो 24 के लिए मुस्लिम वोट के ही पीछे पड़ी हैं। सीए के बहाने दीदी के अलावा अगर कोई मुस्लिम कार्ड खुलकर खेल रहा है तो वो है भाईजान की पार्टी। ओवैसी एंड कंपनी की टाइमलाइन पर 19 की ही तरह 24 के लिए भी कागज नहीं दिखाएंगे वाला टेक्स्ट चिपका दिया गया है। तभी तो जिस दिन हैदराबाद में अमित शाह होते हैं, सीए वाली बात कहते हैं, उसी दिन बैरिस्टर ओवैसी भी कैमरे पर दिखते हैं। सीए के पीछे छिपकर एनआरसी वाला वही पुराना टेप ऑन कर देते हैं। CAA को आपको एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी एनपीआर एनआरसी भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि एनपीआर एनआरसी आएगा? उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में एनपीआर हो, एनआरसी हो। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो एनआरसी हुआ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 1600 करोड़ रुपये उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने काम किया और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए। वहाँ के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के CAA के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहाँ नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे CAA में, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है बताओ मेरे को आप? यही तो हम कह रहे हैं कि जो आसाम में आपने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कर लिया है, उसको आप देश में करना चाहते हैं। जिस देश में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, इस देश में बर्थ सर्टिफिकेट का कानून 1959 तक नहीं था। 1996 में सरकार ने कहा कि सिर्फ 50% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। ये फ्यूचर में सब तमाशे करना चाहते हैं। अगर मेरे ही देश में मैं स्टेटलेस बन जाऊंगा महज इस बुनियाद पर कि मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, तो फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? अब इसे आप संयोग कहेंगे या 2024 वाला प्रयोग? हैदराबाद में ओवैसी सीए करते हैं, एनआरसी करते हैं, असम की बात करते हैं और शाम होते होते असम के गुवाहाटी से सीए विरोधी प्रोटेस्ट की मशाल वाली तस्वीरें आने लगती हैं। और ये तय मानकर चलिए कि 24 के चुनाव से पहले की शुरुआत है। कुछ लोग खुलकर सीए के खिलाफ शोर मचाएंगे, कुछ पर्दे के पीछे छिपकर बिना मुसलमानों का नाम लिए अपने वोट बैंक को भड़काएंगे। शुरुआत हो चुकी है। रही बात नरेंद्र मोदी की, तो वो अपने विरोधियों से 10 कदम आगे ही रहते हैं, आगे ही चलते हैं। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार गई, बीजेपी जेजेपी का साथ छूटा, नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम बने, 5 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन कांग्रेस ने क्या फैलाया? उसने फैलाया, देखो मोदी तो डर गया, मोदी का परिवार बिखर गया।
कांग्रेस ये तक कहने लगी है कि बीजेपी पैनिक में आ गई, हार के डर से घबरा रही है, मोदी ने सबको निपटा दिया। विरोधियों में और मोदी में यही फर्क है, मोदी पहले ही भांप जाते हैं खतरा कहां है, उसे काउंटर करने के लिए क्या करना है। हरियाणा में खट्टर को सीएम पद से हटाना तक एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी का हिस्सा है। एंटी इनकम्बेंसी को डिफ्यूज करके हरियाणा की 10 में से 10 लोकसभा सीटें जीतने का यह मोदी वाला नुस्खा है। फॉर्मूला वही है जो एमपी में अपनाया, शिवराज को सीएम पद से हटाया, 24 में विदिशा से शिवराज को टिकट पकड़ाया, अब खट्टर को भी सीएम पद से हटाया और करनाल से उन्हें लोकसभा में एंट्री कराने की तैयारी है। आज नरेंद्र मोदी के दो रूप दिखाई दिए। अहमदाबाद के गांधी आश्रम में शांति का रूप दिखा, तो जैसलमेर के पोखरण में मोदी की शक्ति का रूप दिखाई दिया। आज हिंदुस्तान ने दुनिया को अपनी शक्ति सच में दिखा दी। पोखरण के रेगिस्तान में आज खूब धुआं उठा, धूल का गुबार उठा, लेकिन यह भारत की इंपोर्टेड पावर नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरह से स्वदेशी पावर थी, फायर पावर थी। युद्ध का अभ्यास कैसे होता है ये आज दिखा। क्या भारत युद्ध का अभ्यास कर रहा है? हाँ, कर रहा है, सच में कर रहा है। क्यों और किस लिए, इसका जवाब इन तस्वीरों में देखिए। आज मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। पूरा पोखरण धुआं धुआं कर दिया तो पाकिस्तान को क्यों डर लगा? मोदी के सामने बॉर्डर पर टैंक तोप की गर्जना, पाकिस्तान लगे कांपना, ग्राउंड तैयार, तीनों सेनाएं तैयार, बस अब ऑर्डर का इंतजार। क्या पाकिस्तान से होगा रण? क्योंकि तैयार हो रहा है पोखरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भारत पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर पराक्रम का ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसे देखकर पाकिस्तान अंदर तक कांप रहा है। पोखरण में भारत की तीनों सेनाओं ने मोदी के सामने जीत की तैयारी की, अपनी क्षमताओं को परखा, देखा कि अगर कल को देश के दुश्मनों से युद्ध हो जाए तो उन्हें मात कैसे दी जा सकती है। सत्रह फरवरी को पोखरण में वायुसेना ने बड़े हमले का अभ्यास किया। 5 मार्च को नौसेना ने अरब सागर में दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ हमले का अभ्यास किया और अब 12 मार्च को तीनों सेनाओं का पोखरण में फिर से हमले का अभ्यास हुआ। महीने भर में 3 बड़े अभ्यास और तीनों ही पाकिस्तान की सीमा पर हुए। इसीलिए पाकिस्तान अंदर तक कांपा हुआ है। पोखरण राजस्थान के जैसलमेर में एक रेगिस्तानी इलाका है। यहीं पर भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण भी किया था। इस इलाके की खासियत यह है कि यहां से पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। तीनों सेनाओं के इस संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम था भारत शक्ति। मोदी को भारत शक्ति के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, यह भी पहले से तय था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की सेना को यह पता चला कि मोदी भारत पाकिस्तान बॉर्डर के इतना नजदीक आ रहे हैं और यहां आकर अपनी सेना का पराक्रम परखेंगे, तो पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। साथियों, कल ही भारत ने MIRV आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस लंबी दूरी की क्षमता वाली
अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इस तरह की आधुनिक क्षमता है। ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की एक और बड़ी उड़ान है। साथियों, विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। पाकिस्तान तो भारत के युद्धाभ्यास की खबर सुनकर ही डरा हुआ था। आज जब तस्वीरें देखी होंगी तो अंदर तक कांप रहा होगा, और उसका कांपना भी बनता है। भारत के पास अपने दुश्मनों से निपटने के लिए एक नहीं कई अत्याधुनिक हथियार और उपकरण हैं। जैसे यह हेरॉन ड्रोन जो सर्विलांस का काम करता है और दिन रात सूचना इकट्ठी करता है, दुश्मन के एग्जैक्ट लोकेशन हायर हेडक्वार्टर को भेजता है। हेरॉन ड्रोन की इस सूचना पर तुरंत इंडियन आर्मी के रॉकेट लॉन्चर एक्टिव होते हैं। पहले इनग्रेड सिस्टम से दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट की फायरिंग हुई। 18 किलोमीटर दूर दुश्मन के कमांड और कंट्रोल हेडक्वार्टर बर्बाद हो गए। और फिर बारी थी पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की, जिसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। पूरी तरह से स्वदेशी पिनाका ने इतने रॉकेट मारे कि पूरा इलाका धुआं धुआं कर दिया। पिनाका रॉकेट मिसाइल सिस्टम को डीआरडीओ ने बनाया है। यह रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ताबड़तोड़ प्रहार करता है और दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देता। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। इसकी रेंज 7 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक है। देश के दुश्मनों के काल ऐसे एक नहीं कई हथियार भारतीय सेना के पास हैं। आधुनिक युद्ध तो ड्रोन से ही लड़ा जाएगा। ऐसा ही खतरनाक ड्रोन है स्वॉर्म ड्रोन। स्वॉर्म ड्रोन्स का साधारण भाषा में सीधा मतलब होता है झुंड में एक साथ उड़ने वाले ड्रोन। सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन्स को हथियारों या कैमरों से लैस करके दुश्मन के इलाके में उड़ाया जा सकता है। ये निगरानी के अलावा हमले के काम आते हैं, जैसे कि इन्होंने पोखरण में दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाई। स्वॉर्म ड्रोन्स को रिमोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ उड़ाया जा सकता है, या फिर आप एक ही कंप्यूटर से सैकड़ों ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये दुनिया के किसी भी रडार या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकते हैं। आज हमने जो दृश्य देखा, अपनी तीनों सेनाओं का जो पराक्रम देखा, वो अद्भुत है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव, इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है, और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, उसका दम भी देख रहे हैं। भारत के इस शौर्य को देखकर कौन दुश्मन नहीं डरा होगा। युद्ध के मैदान में भारतीय सेना को अपने सर्विलांस सिस्टम से जो जानकारी मिलती है, उसके बाद सेना कैसे अटैक करती है, यह आज पोखरण में दिखाया गया।
यहां धनुष और शारंग मीडियम आर्टिलरी गन को दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करने का आदेश मिला है। उनके साथ चेतक हेलीकॉप्टर को रेकी के लिए लगाया गया है। चेतक के डायरेक्शन के बाद धनुष और शारंग ने गोला बारूद मारना शुरू कर दिया। इतने गोले मारे कि पूरे दुश्मन का इलाका बर्बाद हो गया। यह भारतीय सेना का एक और शानदार हथियार है K9 वज्र टैंक, जो भारत और चीन की सीमा पर भी तैनात हैं। ये पूरी तरह से दुश्मन को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। ये टैंक इनडायरेक्ट 38 किलोमीटर तक फायर कर सकता है और किसी भी फौलाद को भेद सकता है। पोखरण में तीनों सेनाओं के इस संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम ही स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण था, यानी स्वदेशी हथियारों पर ही भारत का पूरा फोकस है। भारत अभी भी दुनिया भर में हथियारों के टॉप इंपोर्टर की लिस्ट में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद भारत की सेना को पूरी तरह से स्वदेशी बनाया जा रहा है और मोदी का फोकस यही है। इंडियन आर्मी के द्वारा 1 जनवरी 2023 से अब तक पिछले एक साल में 153 में से 150 रक्षा सौदे यानी 98% स्वदेशी रक्षा सौदे हुए हैं। यानी ये सारे कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनियों को मिले हैं। अब तक 3,31,000 करोड़ रुपए के कुल 79 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। अगले 5 से 10 साल में उम्मीद है कि इंडियन आर्मी 17,42,000 करोड़ से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट स्वदेशी कंपनियों को देगी। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक्स और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं। हमने पॉलिसी स्तर पर नीति विषयक सुधार किया, रिफॉर्म्स किए। हमने प्राइवेट सेक्टर को इससे जोड़ा। हमने एमएसएमई स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया। आज देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं। इनमें अब तक 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। आज हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में काम करना शुरू कर चुकी है।